अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोगों ने इस चैप्टर के हवाले से एवरव्यू लेक्चर आपने सुन लिया। आपने जहन को आप लोगों ने भी आपने यकीनन तैयार किया होगा। तो आप अपने नोट्स को निकालें तो हम इससे जो हमारे कंटेंट्स हैं स्पेसिफिक टू आवर कोर्स, ठीक है, हम उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये नोट्स खुल गए हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमारा है इनोवेशन एंड स्ट्रेटजिक मार्केटिंग पार्ट बी, राइट। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हमने समझना क्या है, हमारा मकसद क्या है स्पेसिफिक टू दिस चैप्टर। इसमें जो है सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रेटजिक एनालिसिस। ठीक है, स्ट्रेटजिक एनालिसिस क्या होता है, देन इसके प्रोसेस क्या है, देन लेवल एंड वेरियस टूल्स। इसका प्रोसेस क्या है और इसके कितने लेवल्स है और इसके टूल्स क्या है। तो आज आप जब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ने के बाद इस चीज के इन चार पांच चीजों को समझने के अहल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपके नोट्स के में मैंने शेयर किया है, व्हाट इज स्ट्रेटजिक एनालिसिस। itself होता क्या है। स्ट्रेटजिक एनालिसिस रेफर्स to the processes of conducting research on a company and its operating environments to formulate its strategy। ठीक है ना, यानी कि इसने एक मुख्तसर सी बात की है कि यानी कि रेफर करता है कि जिस कंपनी के लिए आपने स्ट्रेटजीज बनानी उसके ऊपर आपने बेसिकली रिसर्च करना है। ठीक है ना, तो रिसर्च क्यों करना है, टू फार्मुलेट ए स्ट्रेटजी, यानी कि स्ट्रेटजिक एनालिसिस आपने जब आप स्ट्रेटजी बनानी है तो उसका एक पहला स्टेप होता है। सो यू नीड टू फास्ट एनालिसिस द एनवायरमेंट। ठीक है, तो the definition of the strategic analysis may differ from an academic or business perspective, but the process involves several common factors। हो सकता है कि आपको ये जो इसके डेफिनेशन जो हमने बयान की है, इसके जो हमने एकेडमिकल इसके डेफिनेशन हमने पढ़ लिए पहले, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट फिर भी इसके जो प्रोसेस है, ठीक है ना, उसका जो प्रोसेस है, जो उसके मेन नुकते हैं वो तकरीबन सेम ही है। ठीक है, मकसद एक ही है। तो इसमें सबसे पहले जो है स्ट्रेटजिक एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहली बात है कि आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग डेटा रेलेवेंट टू द कंपनी स्ट्रेटजी। ठीक है ना, वो तमाम डेटा जो इंफॉर्मेशन जो उस कंपनी में होता है, जो स्ट्रेटजिक एनालिसिस या स्ट्रेटजीज बनाने से रिलेटेड होते हैं, देन यू नीड टू गो फॉर इवेलुएटिंग। ठीक है, आइडेंटिफाई करना अपने। सेकंड क्या है, डिफाइन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू बी एनालाइज। ठीक है ना, तो द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी बातें की, ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से, कैपिटल के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से। ठीक है, इन तमाम चीजों के बारे में जानना और एट द सेम टाइम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो इससे रिलेटेड होते हैं, जैसे आपके अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो उसके बाद इन सब चीजों को जानने के बाद, ठीक है, फिर होता क्या है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में। तो आप क्या करते हैं, यूजिंग सेवरल एनालिटिकल मेथड्स सच एज Porter's five forces analysis, SWOT analysis, or maybe value chain analysis. ये tools are different. There are some different tools to use to develop the strategies for your business. The tools, inshallah, we will discuss at the end of this chapter one by one. ठीक है, तो सबसे अहम बात जो है जो हमने यहाँ पे बयान की है, the first comes first, what is strategic analysis। जब हम strategic analysis की बात करते हैं, क्या बात पहले जहन में आती है, strategic analysis help you explore your growth option, addresses challenges
within your industry and market, better corporate decisions. Strategy analysis is an approach to facilitate रिसर्चिंग, ठीक है, ये एक अप्रोच है रिसर्चिंग, दोबारा से सर्च करने का, ठीक है, एनालाइजिंग and mapping an organizational abilities to achieve a future envisioned state based on present reality and often with consideration of the organization's process, technology, business development, and people's capability. सो कहता क्या है, ये एक आपको मौका फराहम करता है कि उस मौका में क्या है, you are getting an opportunity to again refocus, readdress all those abilities, capabilities which are how we can say presenting in your business. आपके business के अंदर जो abilities है, जो capabilities है in term of human resource. So this strategic analysis actually provide a chance to readdress all these abilities, all these internal and external environment. एक आपको opportunity फराहम करती है इसको readdress करने का, ठीक है। तो इसके फर्दर मैंने चीजें आपने हमने यहाँ पे डिफाइन किए। इसमें हमने जैसे अभी बात की कि आपके पास टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी काम कर रहा है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है वो काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा साथ साथ you need to look outside of our organization to identify the changes out there and to look forward and think about the opportunities in future, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपने इंटरनल जो चीजों को आपने परखना एक मौका मिला, एक उसने एक चांस आपको दिया, तो साथ साथ ये एक प्रोवाइड करता है कि आप इसके थ्रू you are able to assess the external environment in terms of opportunities, okay, in terms of challenges and in terms of threats, ठीक है, as compared to your business, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करने के लिए हमने एक इसको यहाँ पे डिफाइन किया है, व्हाट इज स्ट्रेटजी। बेसिकली स्ट्रेटजी इटसेल्फ क्या होता है, इसको हमने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा है, पिछले 2 क्लासेस में भी पढ़ा है। बेसिकली ये एक स्ट्रेटजी बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन होता है, ठीक है ना, टेकन बाय मैनेजर फॉरवर्ड पर्पस टू अचीव द कंपनीज ओवरऑल गोल, ठीक है ना, यानी कि तमाम ओवरऑल गोल और इससे जुड़ी हुई तमाम जितने भी मकासद है उनको हासिल करने के लिए मैनेजर एक एक्शन प्लान बनाते हैं, तो हम उसको हम एक स्ट्रेटजी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बात और हमने वाजे करने की कोशिश की है कि विजन, मिशन एंड वैल्यूज, यानी कि this is very important for the managers and all those directors who are involving in making strategic management, that they must well aware about their organizational mission, vision, and other related objectives. So सवाल ये पैदा होता है कि sometime we are confusing, so what is itself vision, mission, and the other related terminologies. तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद होता है, एक विजन होता है, ठीक है ना, बायलाज होते हैं जिसके अंदर आपका विजन मेंशन होता है, ठीक है ना, देन उसके बाद मिशन होता है। बेसिकली विजन सिंपल, और इसके कई डेफिनेशंस आपको मिलेंगे। विजन यानी कि मतलब क्या होता है कि आफ्टर 5 ईयर यानी कि लॉन्ग टर्म आपका जो रोशन ख्याली कहें कि आपका जो प्रेजेंट जो आपका सिचुएशन है, ठीक है ना, जिस एनवायरनमेंट में, ठीक है, आप आफ्टर लॉन्ग टर्म आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म एक आपकी ब्राइट थिंकिंग होती है विजन की जब हम बात करें। तो इन सिंपल वर्ड जब मिशन और दूसरी चीजों की हम बात करें, बेसिकली आपके विजन को जब हम अचीव करने के लिए, जाहिर बात है आप एकदम से तो वो नहीं करते ना, तो यू नीड टू ब्रेक
ब्रेक आउट इनटू डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट चीजों में इसको डिवाइड करते हैं ताकि इसको अचीव करने के लिए उन पार्ट्स को बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं वो पार्ट्स बेसिकली दे आर मिशंस, ठीक है। मिशन जो है बेसिकली वो आपके विजन को अचीव करने के लिए, ठीक है ना, आपका मिशन आप बनाते हैं, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट जो आपका एक्शन। तो इसी तरह फिर इन मिशंस को फर्दर यानी कि अचीव करने के लिए फिर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। फिर इन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए देन यू नो यू नीड टू डिफाइन सम टास्क। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। तो बात यहाँ पे इनको यहाँ मेंशन करने की जरूरत क्यों महसूस की गई कि just because for an manager who want to make a strategic analysis or strategic management or strategic marketing process, so he need to properly well aware about the organization, mission, vision and other related एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये उसके लिए लाजमी है, इसलिए हमने यहाँ पे इन चीजों को डिस्कस किया। सो सेकंड पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किया स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोसेस, ठीक है। सो व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग इन ए स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, सो देयर आर सम प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस यानी प्रोसेस की हम बात करते हैं तो वो ऑल दो स्टेप यू नीड टू गो थ्रू फ्रॉम these steps, okay, otherwise your purpose and your activities will never complete. So for the strategic analysis, what is the first process, what is the first step? The first step is perform an environmental analysis of the current strategies, ठीक है। पहले तो हमने बात की कि ओवरऑल आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके लिए आपने स्ट्रेटजीज बनाने हैं, ठीक है ना, एनालिसिस करनी है, यू नीड टू अगेन रीथिंक, रिसर्च, refocus, reanalysis, readdress all those human capital, okay, financial capital, human intellectual technologies and all those things, ठीक है। और यहाँ पर जो पहली बात जो कि इसके अलावा you need to again analysis the already existing strategies in your organization, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है प्रोसेस में सेकंड स्टेप है डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है ना। आपने फिर देखना है, यू नीड टू डिटरमाइन कि either the existing strategies are working properly or not, या आपने जिस मकसद के लिए इन स्ट्रेटजीज को बनाए हैं these are working or not, ठीक है। तो उसको फिर कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसी चीजों को परख सकते हैं। सो पहले जो हमने जिक्र किया, यू नीड टू ऑलवेज कंपेयर विद द ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स जो आप फुलफिल करने जा रहे थे वो सही मानों में अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बाय यूजिंग दीज स्ट्रेटजीज, ठीक है। If it is okay, then it's well done, okay. But if you are failing to achieve those objectives by using current strategies, then you need to replan, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, फॉर्मुलेट प्लान, जो कि आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो लास्ट स्टेप है जो है इम्प्लीमेंटेशन की बात, ठीक है ना। तो आपने फॉर्मुलेट करते हैं, फिर आप जो आप एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज होती है उनके तमाम चीजों को देख के परख के काम भी कर रहे या नहीं कर रहे। देन उसके बाद आप प्लान करते हैं न्यू वन। देन उसके बाद द लास्ट वन इज द क्या है आपका इम्प्लीमेंटेशन, फिर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं। सो ये था आपका जो स्ट्रेटजिक एनालिसिस का जो है एक प्रोसेस, ये किन किन प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। So in this chapter we also discuss one of important point, that is level of strategies, ठीक है, 2.3। So there are a lot of many levels of strategies, ठीक है। ये नहीं होता कि आप चुपके से एक चीज बनाएं, स्ट्रेटजीज बनाएं, ठीक है। there are different levels और strategies। Even sometime in your organization एक लो लेवल का जो डिपार्टमेंट होता है, एक लो लेवल का जो एम्प्लॉय होता है, ये also making a strategy, ठीक है। बट स्ट्रेटजी को
कि डिफरेंट लेवल होते हैं, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज लेवल। फर्स्ट हम लेवल की बात करेंगे तो वो कॉर्पोरेट लेवल का होता है, ठीक है ना। कॉर्पोरेट लेवल के बाद जब हम बात करते हैं तो आपका बिजनेस लेवल, देन फिर बिजनेस लेवल के बाद आपकी जब हम बात होती है तो फंक्शनल लेवल। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल की बात करें। कॉर्पोरेट लेवल की जब हम बात करते हैं तो कॉर्पोरेट यानी कि आपका ओवरऑल बिजनेस लेवल पे, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा स्ट्रेटजी आप बनाने जा रहे हैं, यू आर formulating, you are adopting that kind of strategy which will affect your overall organization, ठीक है ना, कॉर्पोरेट लेवल पे। तो फिर क्या हो सकता है ये, इसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल में आपको दूं तो उसमें एक होता है स्टेबिलिटी, यानी कि आप एक ओवरऑल आपका एक स्ट्रेटजी होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जिस काम में इन्वॉल्व है उसमें स्टेबल हो। तो उसमें एक कॉर्पोरेट लेवल की तमाम चीजें आ जाती, ठीक है। उसके बाद सम टाइम आपकी ये भी स्ट्रेटजी होती है, तो यू नीड टू एक्सपैंड योर बिजनेस, यू नो, आपने अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना है। तो ये एक आपकी स्ट्रेटजी होती है। तो एक्सपेंड करने के लिए जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो फिर यू नीड टू गो फॉर ए हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज, यू नीड टू हायर ए यू नो फ्यूचर ओरिएंटेड या फ्यूचर नीड ह्यूमन रिसोर्स एज वेल, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें आपने चीजें बढ़ानी होती है, ठीक है ना, एक्सपेंड करना है। तो फिर आप क्या करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म के लिए चीजें नहीं करते, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने बात की स्टेबिलिटी की बात की, एक्सपेंशन की बात की। तो सम टाइम आप एक कंबाइनेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, इसमें ये दोनों चीजें आती हैं, यानी कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, सम टाइम आप क्या करते हैं, आप ओवरऑल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को चेंज कर रहे होते हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे होते हैं, आप नई बिजनेस में इंटर होने मतलब नए बिजनेस में इंटर होना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो ओवरऑल आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है, स्ट्रेटजीज कम अंडर द कॉर्पोरेट लेवल। सो सेकंड लेवल इज द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे तो बेसिकली ये आपके प्रॉफिट्स को, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। और उस इस बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजीज में ज्यादातर आप कस्टमर को क्या करते हैं, फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि कस्टमर या आफ्टर ऑल आपके इनकम्स को बढ़ा सकते हैं ना। जब आपके कस्टमर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली you will it mean that you are going to sell a huge number of your product, okay. If your customer are less than the other your competitor, it means that you are not able to sell your product at high level. So business level strategies में हमेशा आप ऐसे ही इस तरह के काम एक्टिविटीज करते हैं जो बेसिकली कस्टमर के लिए को असरअंदाज करता है। तो इसमें इसके जैसे कि हमने जो कुछ स्टूडेंट थे जो एमएस के, उन्होंने हमने पहले पढ़ा था, जिसमें कहते हैं कास्ट लीडर डिफरेंशिएशन, इसका एक एग्जांपल है। अब मैंने कुछ एग्जांपल इसलिए यहाँ पर मैंने कोट नहीं किए, ये भी मेरी एक स्ट्रेटजी है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट लेक्चर्स को व्यू नहीं करते। सो आप मैं एग्जांपल जो है वर्बली बताता हूँ, तो व्हेनेवर आई विल कॉल फॉर द वाइवा, ठीक है, आई विल डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन, दिस एग्जांपल्स फ्रॉम यू। सो यू नीड टू बी मोर केयर and you need to be carefully listen my examples, and you it is your duty, okay, so you can somewhere write down this example. तो बात होती बिजनेस, जैसे हमने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, इसमें ये होता है कि आप क्या करते हैं कि आपकी एक स्ट्रेटजी ये होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर के मुकाबले में उसकी कॉस्ट कम से कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक आपकी स्ट्रेटजी होती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो स्ट्रेटजी जो है, इसके तहत आप अपने कंपटीटर के मुकाबले में क्या करते हैं, कम कीमत पे चीज देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को एक डिफरेंट अंदाज में, ठीक है ना, अपने कंपटीटर से एक डिफरेंट अंदाज में
मतलब मार्केट में पेश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सम टाइम बहुत स्ट्रेटजीज आती है, तो ये जो चीजें स्ट्रेटजीज जो होती है, दीज आर कम अंडर द हेडिंग ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। एंड इसी तरह जो हमारा लास्ट लेवल का जो है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, बेसिकली दिस इज वेरी शॉर्ट term strategy, but these strategies are always linked to each other, ठीक है। बेसिकली ये जो स्ट्रेटजीज होते हैं आफ्टर ऑल आपके कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज को अफेक्ट कर रहे होते हैं, आपको कॉर्पोरेट लेवल पे चीजें चेंज हो रही होती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि if someone organization is involving in corporate level strategy, so they are not taking interest to develop some strategies at business level or function level, no। उस वक्त भी they are also involving at the same time you are doing some functional level strategy। तो फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, these are the very short term strategy, और इसमें ज्यादातर आपके डिपार्टमेंट लेवल पे आप स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, देन उसका आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं। जैसे कि हम पूरा इस बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो इस बुक में जो चीजें हम सीख रहे होते हैं, बेसिकली हम फंक्शन लेवल के स्ट्रेटजीज को देख रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि मार्केटिंग लेवल, जो मार्केटिंग लेवल पे आप जो बना रहे होते हैं अपने मार्केट डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, उसके मार्केट के मेथोडोलॉजी को नए अंदाज में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, ठीक है। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स, सम टाइम यू आर how can I say, employing some professional human resource, ठीक है ना, अपने human resource के अंदर you are arranging some training, some other thing, ठीक है, जो आपने HR लेवल डिपार्टमेंट में आप कर रहे हो। इसी तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपने फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, ठीक है। सो ये तो था लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज जो कि मैंने आपको आपके नोट्स के मुताबिक समझाया। देन फोर्थ पॉइंट जो हमने यहाँ डिस्कस किया है इस चैप्टर में, सिलेक्टेड स्ट्रेटजीज एनालिसिस टूल्स, यानी कि जो स्ट्रेटजीज एनालिसिस आप स्ट्रेटजिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसमें आप कौन से डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला होता है स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि S इज ऑलवेज स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ्स, W for weakness, O for opportunities and T for threats। ये आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, जो आपका इमीडिएट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, उसके हवाले से ये बात करता है। उन चीजों को आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो एनालिसिस से मुराद यानी कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, देन थ्रेट्स क्या है। तो इसके अंदर भी आप क्या करते हैं कि आपके जो पास जो स्ट्रेंथ्स है, ठीक है ना, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज को हंट करने के लिए कितनी सलाहियत रखते हैं। तो आपके जो वीकनेसेस है, ठीक है ना, वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो थ्रेट्स हैं, ठीक है ना, वो किस हद तक उसके मतलब नरगे में आ सकते हैं, उससे इफेक्ट हो पा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें मुख्तलिफ जायों पे एक दूसरे के साथ आप देख रहे होते हैं, परख रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज को हम कहेंगे स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। तो जिसमें मैंने यहाँ पे डिटेल में भी बता दिया है कि इंटरनल देन एक्सटर्नल देन पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो सारी चीजें स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स एंड वीकनेसेस, इसके डिटेल भी मैंने अंदर लिखे हैं। तो आज अगर ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो ठीक है। So this kind of analysis always doing that kind of businesses who are involving business, doing business uh, बेसिकली इनसाइड देयर कंट्री, ठीक है ना, अपने मुल्क के अंदर ही काम कर रहे थे, यानी कि इंटरनल लेवल पे, ठीक है। तो एक और टूल होता है और इस्तेमाल होता है पेस्ट एनालिसिस, यानी कि ये भी मुख्तलिफ चीज़ों का वो है। पी से मुराद यहाँ पे मैंने लिखा है पॉलिटिकल, ई से मुराद इकोनॉमिक, एस से मुराद सोशल एंड टी से मुराद टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है,
उस गवर्नमेंट के पॉलिसीज क्या है, पॉलिटिकल ये जो गवर्नमेंट आई है बिजनेस के हवाले से क्या है, वो कितना किस चीज को ज्यादा इंकरेज कर रही है, कहाँ पे कितना टैक्स दे रहे हैं, कहाँ पे सब्सिडीज है, ये सब चीजें आप उस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट उसकी स्टेबिलिटी के हवाले से आप देख रहे होते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिकली, ठीक है ना, कि उस मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट का क्या है, ठीक है ना, उस मुल्क का जो है आपका बहुत सारी चीजें होती है, फॉरेन करेंसी जो है रेशियो क्या है, डेबिट जो ट्रेड डेबिट क्या है, तिजारत का खसारा क्या है, ये सारी चीजें आप फिर इस इकोनॉमिक्स इस के जरिए आप एनालिसिस कर रहे होते हैं इन चीजों को। इससे बात सोशल, यानी कि सोशली मुल्क के अंदर क्या रुझान है, जैसे हम चाइना की हम बात करते हैं तो वहाँ पे यंग जनरेशन ज्यादातर क्या करती है, कपड़ों में ज्यादा इन्वॉल्व होती है, तो फिर लोग उसके मुताबिक चीजें देख रहे होते हैं सोशली। तो इसी तरह हमारे यहाँ सोशली बहुत सारी चीजों को देखना होता है कि हमारे पास हमारे सोसाइटी के अंदर कितने परसेंट यंग लोग है, कितने ओल्ड पीपल है, फिर हमारे पास सोशली हमारे पास जो कस्टम रिवाज क्या है, हम हमारा जहन क्या कहता है, हम एडॉप्टेबल यानी कि चेंजेस को जल्दी से हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं यानी कि ये सारी चीजें। इसी तरह टी सिमिलर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस यानी कि इस मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी की क्या है, यानी कि इसके अपॉर्चुनिटीज कितने हैं और कितना टेक्नोलॉजी आप इस मुल्क के अंदर यूज हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो आप पेस्ट एनालिसिस के हवाले से कर रहे होते हैं, टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, especially sometime when you are involved in business or maybe you have some idea to expand your business to outside the country, तो दूसरे ममालिक के हवाले से ये टूल्स आप देख यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक एनालिसिस जो है वैल्यू चेन एनालिसिस बोलते हैं, इसमें आप मैंने ग्राफ यहाँ पे दे दिया है। सो इसमें इस स्ट्रेटजी में होता है क्या है, तो आप अपने बिजनेस के वैल्यूज को, बिजनेस के कुछ चीजों को, प्रोडक्ट के कुछ हिस्सों को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसी तरह एक और है, जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया है 5 फोर्सेस एनालिसिस, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है ना। इसमें जो 5 फोर्सेस क्या चीज होती है, यानी कि उसमें ये देखा जाता है कि थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स आपके बिजनेस के अंदर और कोई नया बिजनेस के आने की कितने चांसेस है, ठीक है ना। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, ठीक है ना, जो खरीदार जो आपके कस्टमर है, ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ठीक है। उसके बाद थ्रेट्स ऑफ दी सब्स्टिट्यूट्स, जो आपके पास आ रहे जो आपके कंपटीटर है उनके तरफ से क्या खतरात है, ये सब चीजें। फिर देन इनके आपस के अंदर क्या जो है किस तरह का मुकाबले का रुझान पाया जाता है, ठीक है, तो इस टूल के जरिए चेक किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो हम इस फैक्टर की हम बात करेंगे कि थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है ना। आप देखते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट हमारे प्रोडक्ट का ये कंपटीटर है, और कितने नए लोगों के चांसेस आने का, ठीक है। ये ना हो कि आपने सुबह आपको बेहतरीन होटल चल रहा है, सुबह आपने आंख खोली देखा तो सामने आपसे एक बेहतरीन होटल आ गया और सारे कस्टमर उधर जा रहे हैं और आपको खुदा हाफिज, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता, ये आपको बिजनेस के अंदर बैठते हुए इन तमाम टूल्स को आपने अप्लाई करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि आपके जो सब्स्टिट्यूट है, यानी कि आप जैसे सिमिलर प्रोडक्ट बेचने वाले उनके अंदर क्या सलाहियत है, ठीक है ना, वो किस तरह की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, ठीक है, वो किस तरह से आपसे मार्केट शेयर आपसे ले सकते हैं, ठीक है, आपके कस्टमर आपसे लेके अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं, उनके पास कितनी अहलियत है इस बारे में, ठीक है, वो किस हद तक, कब तक, किस पीरियड तक अपने सिमिलर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ये सब आइडिया आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर ये दो चीजें ये भी इंपॉर्टेंट होती है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बार्गेनिंग पावर यानी कि बार्गेनिंग करना, यानी किसी चीज से कीमत पे आप कम कराने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि बार्गेनिंग पावर हायर कब होता है, ठीक है ना,
और ये लो कम कब होता है, ठीक है। तो बार्गेनिंग पावर क्या होता है, मतलब किस तरह से ये आपके ऊपर इफेक्ट कर सकता है। तो ये ज्यादातर आपका जो ब्रांड, जो आपके क्या कहें, जो आपके ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं, जो आपसे ऑलरेडी आपके साथ उनका एक अटैचमेंट है, कमिटमेंट है, ठीक है ना, आपके साथ एक सिंपैथी एक रखते हैं, तो वो फिर आपके ब्रांड को बेशक उसकी महंगा भी क्यों ना हो, वो आपसे लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स, ठीक है ना, ये भी देखना पड़ता है कि आपके जो सब्स्टिट्यूट्स, जो सप्लायर यानी कि जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो मार्केट में कितने हैं, ठीक है। अगर ज्यादा है तो फिर उनकी बार्गेनिंग पावर लो होगी। अगर आप कम है तो फिर क्या होगा, बार्गेनिंग पावर क्या होगा, वो ज्यादा होगा। फिर वो जितने भी ज्यादा कीमत मांगेंगे तो आपको वो कीमत देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमने स्टूडेंट हमने डिस्कस किया, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर था। हमने इसको देख लिया, वन बाय वन डिस्कस किया, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देन